नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ये बात काफी हद तक सही इसलिए साबित होती है क्योंकि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जंग जारी है और इसके साथ ही बीजेपी ने राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में जीत की रणनीति बनेगी, जबकि कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान अभी केवल हरियाणा में ही सीमित है और बड़े नेता हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं। दूसरी ओर राजस्थान की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से बीजेपी के पास केवल एक ही सीट थी। इस लिहाज से बीजेपी के पास ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। बीजेपी जितनी मेहनत करेगी उसका फायदा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, जबकि कांग्रेस के सामने अपनी सीटों पर फिर से काबिज होना बड़ी चुनौती हो सकती है। आज बात इसी मुद्दे पर कि जिन 6 सीटों पर कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों का कब्जा था, अब उन सीटों पर कैसे कमल का फूल खिलेगा या पंजे की पकड़ उतनी ही मजबूत दिखाई देगी। चर्चा इसी मुद्दे पर। और जो खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ पंकज मीणा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल है पंकज शर्मा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। अहम मुद्दा है क्योंकि मरुधरा कमीशन लेकर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर आने वाले हैं 5 तारीख को दौरा, और इसलिए पंकज जी आपसे शुरुआत करते हैं। 2 अहम चीजें, एक तरफ तो अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर तक ये चलना है और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बन सके ये कोशिश, इस लिहाज से भी अहम है दौरा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब उपचुनाव है और उस लिहाज से बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा। क्या तैयारी बीजेपी की, दौरे को कैसे देखा जाए जेपी नड्डा के? श्वेता, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने विशिष्ट कार्यशैली, अपनी विचारधारा और एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता के कारण से एक पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान रखती है। और शायद यही एक कुछ कारण है जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं आज केवल एक यही बात कोट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है, इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक कितना सीरियसली ले रहा है, इसको हमको इस बात से ध्यान में आना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदस्यता अभियान की अपडेट्स लेने के लिए, सदस्यता अभियान को मोबिलाइज करने के लिए 5 तारीख को राजस्थान की धरा पे आ रहे हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान की फितरत है, राजस्थान की आबोहवा, राजस्थान की जनता की खासियत है, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता और विशेषकर राजधानी जयपुर के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का जी खोल के स्वागत करेंगे। और साथ ही जो आदरणीय नड्डा जी संगठनात्मक बैठकें लेंगे उस दौरान, उसमें मुझे लगता है एक सार्थक चर्चा होगी, न केवल संगठन मजबूत करने के लिए और सरकार को कहना चाहिए एक अच्छी दिशा देने के लिए, और साथ में आने वाले उपचुनाव को लेकर सभी विषयों के ऊपर संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चाएं होंगी। बिल्कुल, यही तैयारियां नजर भी आ रही है। इस दौरे को भी इस लिहाज से देखा जा रहा है। पंकज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी देखिए, अहम है, दोनों के लिए अहम है, बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन अगर जब इन 7 सीटों पर उपचुनाव होने, 6 अहम सीटें हैं और ज्यादातर इन सीटों में कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रहेगी कि वापस अपने उम्मीदवार को ही जिताकर इस सीट पर लेकर आना। ऐसे में तैयारियां किस स्तर की है? क्योंकि अगर बीजेपी की तैयारी देखें वो नजर आ रही है, क्या हो सकता है कांग्रेस अंदर खाने तैयारी कर रही हो, लेकिन कितने संतुष्ट है या आश्वस्त है इन सीटों पर जीत को लेकर, तैयारियों को लेकर? देखिए श्वेता जी, हमारी पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है इन 7 सीटों के चुनाव को जीतने के लिए, और उसके पीछे कारण है क्योंकि बीजेपी में इस समय जो बीजेपी का जो सरकार है, संगठन है, उसमें एक रस्साकसी है, एक बेचैनी है। आप देखिए कि किसी भी तरीके से ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष में किसी भी तरीके का कोई तालमेल नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कभी बयान देते हैं और वो बयान वापस ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि जिलों से संबंधित बयान की बात हो या कई नियुक्तियों की बात हो, वापस उनको अपने नियुक्तियों के जो लेटर है हेड पे जो उन्होंने नियुक्ति दी उनको भी विड्रॉल करना पड़ता है। इस तरीके की रस्साकसी लगातार चली हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जो इनके मंत्री हैं, वो कोई भी मंत्री अपने विभाग में किसी भी तरीके से पूर्ण तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो अपने विभाग का काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का काम देख रही हैं। जो वित्त मंत्री हैं वो जीएसटी की मीटिंग्स में नहीं जाती हैं। जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा की बात नहीं करके वो पीडब्ल्यूडी का काम महकमा देख रहे हैं। जो जलदाय मंत्री है वो जलदाय मंत्री पानी की व्यवस्था की सुचारू रूप से करने की बात नहीं करते हैं, वो केवल भगवान भरोसे बैठे
बैठे हुए हैं, और जो पावर मिनिस्टर है, बिजली मिनिस्टर है, उनको तो पता ही नहीं वो है भी है राजस्थान में नहीं, कि लगातार राजस्थान में मंत्री अपने विभाग का कोई काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर रहा। ये लगातार आप राजस्थान में देख सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में नगण्य ये सरकार हो चुकी है, किस तरीके से चीजें हो नहीं पा रही है। आप देखिए कि लगातार पावर आउटेज हो रहा है, लगातार बिजली की कमी आ रही है, गांवों तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार फेल हो चुकी है राजस्थान में। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चरमरा रही है आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कहीं उपकरण बंद हैं, कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं बाहर। चलिए आप मान लेते हैं, आप जो जितनी बातें डिस्क्राइब कर रहे हैं डिटेल में कह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि बदहाल स्थिति में सब कुछ चल रहा है, कुछ भी ट्रैक में नहीं है। चलिए आपकी बात मानते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं चुनाव में तैयारियों को लेकर। कांग्रेस भी तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर इतनी बदहाली है, इतनी चीजें ट्रैक पर नहीं है, तो कांग्रेस भी तो विपक्ष के तौर पर भी तो आवाज बुलंद करते हुए नजर नहीं आ रही। देखिए श्वेता जी, जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, उस विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। शायद आपको नहीं पता कि अभी पिछले 5 दिन पहले ही राजस्थान की, देखिए जो आप लोग करते हैं सब पता होता है, कल ही पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए गए हैं। जो 9 हम लोगों ने रखे थे, उन 9 ज्ञापन, जो व्यवस्थाएं, जो कमी रही है सरकार की तरफ से, जो 9 मांगे हम लोगों ने रखी है, उन 9 मांगों को लेकर हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इससे पहले 5 दिन पहले, 7 दिन पहले हम लोगों ने अमीर जो शहीद स्मारक है वहां पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। उसके अलावा अगर आप संगठनात्मक स्तर की बात करेंगे तो लगातार हम लोगों ने ब्लॉक की, मंडल की और जो 7 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख नेताओं की हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग ली है, तो हम लगातार तैयार है और हम तो कभी भी चुनाव में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि राजस्थान की जो भाजपा सरकार वर्तमान में है वो कहीं पे भी राजस्थान की जनता को ना विकास के काम करवा पा रही है, जो ना आधारभूत सुविधाएं वो प्रोवाइड करवा पा रही है। तो लगातार ये सरकार तो फेल हो चुकी है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं श्वेता जी, जो रोजगार की बात ये करते हैं, मुख्यमंत्री जी हर अपनी सभा में ये भाषण देते हैं कि आप तैयारी करो, हम आपके लिए वैकेंसियां निकालेंगे। अभी तक कोई वैकेंसी आ नहीं पा रही है। सिर्फ 12,500 लोगों को इन्होंने नौकरियां दी है, वो भी हमारी सरकार में 9,000 से ज्यादा तो अपॉइंटमेंट हमारी सरकार ने दे दिए थे। चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी मिथिलेश जी, पंकज, दोनों पंकज जी ने जो बात कही, पंकज मीणा जी ने जो बीजेपी की बात रखी, पंकज शर्मा जी ने जो कांग्रेस की रखी, मुद्दा उपचुनाव को लेकर है। लेकिन पंकज शर्मा जी ने जो कहा, कहने के अनुसार तो ये है कि प्रदेश में कोई भी मंत्री काम नहीं कर रहा है, कोई भी विभाग में काम नहीं हो रहे हैं, सब कुछ डिरेल हो रखा है, जनता देख रही है और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर भूमिका निभा रही है। सवाल उपचुनाव को लेकर है, क्या वाकई में इतनी ज्यादा स्थितियां राजस्थान में गड़बड़ हो चुकी हैं और इसलिए कांग्रेस को तैयारी की जरूरत नहीं उपचुनाव को लेकर, क्योंकि यहां सरकार कुछ कर नहीं रही है और इसलिए सब सीटें कांग्रेस जीत जाएगी? देखिए, कांग्रेस का जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, वो रीजन ये है कि जिस आधार पर बीजेपी सत्ता में आई थी, 115 सीटें आई थी, 71 सीटें कांग्रेस की आई थी, वो केवल आरपीएससी और रीट की चीट, इन दोनों में मगरमच्छ पकड़ने की बात हुई थी और किसी कारण से राजस्थान में सरकार नहीं आई। अशोक गहलोत जी ने मोबाइल से लेकर फ्री चावल लेके सब बांट दिए थे और कोई उम्मीद नहीं थी। केवल राजस्थान के नौजवान ने ये करिश्मा करके दिखाया और किसी का कोई योगदान नहीं है। कोई गलतफहमी में ना रहे, ना बीजेपी ना कांग्रेस, राजस्थान के नौजवान ने ये सत्ता की चाबी सौंपी और उन्हें उम्मीद थी कि आरपीएससी वालों से इस्तीफा लेंगे और राजस्थान के नौजवान को न्याय मिलेगा। और रीट की चीट में डीपी जारोली से फिर पूछताछ होगी, वो नेता बेनकाब हो गए। अब बार बार मगरमच्छ कहते हैं। मगरमच्छ आप किसको कहेंगे? रामूराम रायका को, जिन्हें वसुंधरा जी ने बनाया था, या बाबूलाल कटारा जिनको उन्होंने पकड़ लिया था। तो कहीं न कहीं जो राजस्थान का नौजवान है वो डल हो गया है। और आप देखिए 23 तारीख तक इनका टारगेट था, खींवसर में उपचुनाव 23 तारीख तक इनके 30,000 लोग जुड़े थे। तो हालांकि भजनलाल सरकार जो ह्यूमैनिटेरियन से, मानवता से जुड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे आज ही किया, ये 21,000 लोगों को पट्टे बांटे, कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, तो कई काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन जो सबसे अहम है, जिसकी वजह से आपका राज आया, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, किरोड़ीलाल मीणा जी ने 24 तारीख को जब कह दिया था कि आरएमसी में घोटाला हो रहा है रजिस्ट्रेशन में, तो आप 30 तारीख तक क्या खेल देख रहे थे? ये भी राजस्थान के नौजवानों में चर्चा है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि संगठन और सत्ता में तालमेल की कमी है, उसकी जो डलनेस है, उसमें बूस्टर डोज डालने के लिए जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। और जो सबसे अहम है कि आप कमेटी खेलते हैं, न्याय चाहिए। जब किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा एसआई भर्ती में घोटाला हुआ तो रद्द कर दीजिए। जब 5 दिन पहले बाबूलाल कटारा ने रामूराम रायका को लेटर दे दिया, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जमाने में ऐसे कौन सा आपने ड्रोन लगा रखे हैं कि वो पेपर आउट नहीं हुआ होगा? जब खुद अशोक गहलोत जालोर गए थे तो सुखराम बिश्नोई से कहा था कि इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है, लेकिन उस समय उन्होंने सोचा माहौल बिगड़ेगा, मामले को दबा दिया।
तो कुल मिलाकर जो राजस्थान का यूथ है उसको बहुत उम्मीद थी भजनलाल सरकार से, और अब एक ही कारण है, अगर इनको उपचुनाव जीतना है 25 से 11 आप आए केवल यूथ की नाराजगी से, और 7 उपचुनाव अगर आपको जीतने हैं तो आप कुछ मत करिए, डीपी जारोली को बुलाइए और जो नेता थे उनको पकड़िए। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जो प्रमुख थे उनके भाई धोखाधड़ी में गिरफ्तार हो चुके हैं, उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल वालों को बुलाइए, पकड़िए। आप ये कह रहे हैं कि इस उपचुनाव में भी युवा ही जो खेला कर सकते हैं, यही खेला करेंगे। आप ये मानिए कि आरपीएससी के एक सदस्य विदेश चले गई, सरकार उस पर कुछ बोल ही नहीं रही, आप इस्तीफा नहीं ले सकते। आप देखिए कांग्रेस सरकार क्यों गई, अगर 25 सितंबर को सोनिया गांधी का डंडा चल रहा होता और पर्ची खुल जाती और सचिन पायलट बन जाते तो सरकार ही नहीं आती, क्योंकि आरपीएससी का मुद्दा उठाया था, नौजवान उसके साथ था। आज हो क्या रहा है कि बीजेपी में ऐसा डंडा वाला आदमी नहीं है कि जिससे डर रहे हो सब, तो कहीं न कहीं भजनलाल सरकार को यह दिखाना पड़ेगा, भारत के लोगों की ये एक आम प्रवृत्ति है कि जिसके पास डंडा होता है उसी से डरते हैं। तो भजनलाल जी को डंडा दिखाना पड़ेगा कि ये तो ब्यूरोक्रेट से, तुम्हारा तो ये डंडा है, जैसे आज किया राजेंद्र विजय के साथ। आप 118 लोग और हैं जो अभियोजन की स्वीकृति के लिए, नन्नूलाल पहाड़िया रिटायर हो गया, गणे सारे हैं। तो आप जो अशोक गहलोत गलती कर गया, उन गलतियों को फॉर्मेट मत करिए, पंकज जी, आप अपना कुछ नया करके दिखाइए। मिथिलेश जी ने भी जो बातें कही है, विपक्ष, चलिए ठीक है, विपक्ष के अगर इस नजरिए से देखें कि चलिए वो नेगेटिव पॉइंट ढूंढता है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर चर्चाएं आम जन के बीच में भी है। इसे कैसे जस्टिफाई करेगी बीजेपी? सत्ता संगठन में तालमेल की बात हो, मंत्रियों के कामकाज को लेकर बात हो, 10 महीने का कार्यकाल है, बहुत अच्छे फैसले लिए गए हैं, सीएम काम भी कर रहे नजर आता है, लेकिन फिर भी जो वादे किए गए, उम्मीद इतनी ज्यादा इस सरकार से थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उम्मीदें टूटती नजर आ रही है आम जनता के लिए? श्वेता, बिल्कुल, मैं आपके एक एक करके आपकी सबकी बात का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मेरे को सबसे अच्छा तो ये लगा कि पंकज शर्मा जी ने 1.5 मिनट बोला और 1.5 मिनट के अंदर वो 1 मिनट 20 सेकंड भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोले। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। और जहाँ तक बात आपने उठाई, कुछ इन्होंने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को लेकर उठाए कि भाई हमारी कार्यकारिणी वापस हो गई। भाई आपके तो क्या हो रहा है, आपके तो अध्यक्ष तक वापस हो रहे हैं। आपके तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार कार्यकारिणी बना दी, कितनी बार उसकी विड्रॉ हो जाती पता नहीं लगता। आपके एक दिन में वो ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट आती है, दूसरे दिन वो ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट विड्रॉ हो जाती है। तो कुल मिला के आप दूसरे के पत्थर फेंकने से पहले अपने अंदर झांके और अपने अंदर ठीक कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी क्या है और इस बात पर डिबेट है, इस पर आपको ठीक से बता पाएंगे। अदरवाइज तो यूँ आप अपना समय पास करने के लिए हमारे पर आरोप लगाते रहिए और पूरे 25 मिनट निकल जाएंगे। दूसरी बात, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि आदरणीय मिथिलेश जी ने कहा कि हमारी सरकार आई थी। मैं एक ही बताऊं, देखिए श्वेता जी, राजस्थान की एक फितरत है और राजस्थान की जो 8 करोड़ की जनता है उनकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उन मूलभूत आवश्यकताओं को हमने पहचान के उसके ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे ज़्यादा जरूरी, राजस्थान एक खेती पर किसानी वाला प्रदेश है, यहाँ एक बिजली की शॉर्टेज बहुत बड़ी रहती है। अभी पंकज जी ने यह शिकायत जरूर रेज करी, पर मैं पंकज जी को एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल के अंदर, यानी कि गहलोत सरकार कांग्रेस सरकार थी, कोई बिजली का प्रोडक्शन नहीं हुआ पिछले 5 साल में। और हमने सरकार में आते ही हमने फरवरी के अंदर ही, क्योंकि सरकार को हमारे 2.5 महीने हुए थे, हमने 2,32,000 करोड़ के एमओयू किए। और उन 2,32,000 करोड़ के एमओयू थे वो न केवल बिजली परचेज को लेके थे, साथ में प्रोडक्शन को लेके थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारा काल था बिजली खरीदने का लेके, जिसके लिए आप पंकज जी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, ये सब हमको पिछली सरकार से देन में मिले, विरासत में मिले। परंतु मैं आने वाले 4 साल की गारंटी ले रहा हूँ कि किसानों को जो 8 घंटे बिजली देने का वादा है पूरे 4 साल अनवरत चलेगा। और जहां तक बात है इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली देने का काम चलेगा। अगर गांव की बात करें तो गांव में बैठे हुए किसान घर में हम 20 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। ये हमारे 2,32,000 करोड़ का एमओयू कहता है। दूसरी बात, हमारे राजस्थान में बहुत प्रबल संभावना है उद्योग की। क्या आज तक किसी ने चिंता करी? क्या आपने अधिकारियों ने, कांग्रेस के राज के अंदर अधिकारियों ने मजे लेने के लिए विदेश यात्राएं की, बड़े बड़े आयोजन किए, पर क्या आपने जो एमओयू किए और एमओयू की जो आपने घोषणाएं की थी वो कितने धरातल पे आए? केवल 1.5% इनके समय में किए हुए एमओयू धरातल पे आए, केवल 1.5%। आप करते 1 लाख करोड़ की घोषणा और होता है 1,500 करोड़ रुपए। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री एक जमीन से जुड़ा हुआ माननीय भजनलाल जी जब बने
तो उन्होंने पहले साल में ही अपने ये राइजिंग राजस्थान का जो एक बीड़ा उठाया है, मैं समझता हूं कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से पूरे राजस्थान के आने वाले समय में एक शक्ल बदलने वाली है। और राजस्थान जो कि एक प्रबल संभावना वाला राज्य है और उद्योग के मामले में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है। इसीलिए कहा कि काम वो कर रहे हैं। और एक साल जब 15 दिसंबर को सरकार को होगा, उससे पहले ही 3 दिन का ये राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है, उससे भी बहुत ज्यादा उम्मीद है। रोड शो लगातार हो रहे हैं, दिल्ली में भी 2 दिन का ही ये रोड शो था, उसमें भी नजर आया कि किस तरह से लाख करोड़ के एमओयू वहां पर साइन हुए। पंकज जी, एक जवाब और, सत्ता संगठन को लेकर क्यों बार बार सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर? और जेपी नड्डा के दौरे के मद्देनजर भी इसे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसे और मजबूत करने की कोशिश रहेगी, उनका आगमन इस लिहाज से भी देखा जा रहा है। देखिए, सत्ता संगठन में मैं समझता हूं कोई ना तो विरोधाभास है, ना कोई प्रश्न उठ रहा है। और मैं ये कहता हूं कि अच्छे बुरे की जब बात करते हैं तो हमको 2 लोगों की तुलना करनी पड़ती है। आज राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की तुलना करके देखिए, कहां है कांग्रेस हमारे यहाँ? कहीं नजर आती है क्या? कांग्रेस का एक नेता तो केवल मंच के पहुंचते ही वो चुन्नी हिला के डांस करने का काम करता है, तो दूसरा एक नेता है जो केवल और केवल कमरे में बंद हो जाता है और बयान देने का काम करता है। बताइए, कांग्रेस है? भारतीय जनता पार्टी को मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपको मैंने सुना, मुझे बोलने का मौका। श्वेता जी, मुझे लगता है कि कहीं भाजपा के प्रवक्ता केवल ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये अभी आधारभूत सुविधाओं की बात कर रहे थे। आधारभूत सुविधाएं होती है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होती है, रोजगार होती है, भोजन होता है, पानी होती है, बिजली होती है। मुझे लगता है कि शिक्षा की बात अगर हम करेंगे तो हम सबको पता है किस तरीके से कोई शिक्षा में इस तरह में कोई भी नवाचार नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हम लोगों ने खोले थे वो इन लोगों ने बंद कर दिए। स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है। उपकरण जो आते हैं उन उपकरणों की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं है, उपकरण बंद पड़े हुए हैं। किस तरीके से गलत खून चढ़ाने से यहाँ पेशेंट्स मारे जा रहे हैं। वजह क्या? आपने जो बातें की उसी पर जवाब है, क्या वजह? मैं बता रहा हूँ वजह। सर एक बार मुझे सुनो, वजह बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि जो इनके मिनिस्टर्स हैं, अगर आप मैं स्वास्थ्य मंत्री की बात करूं, स्वास्थ्य मंत्री के पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई मॉनिटरिंग है, ना कोई एग्जीक्यूशन है। वो कभी जाते नहीं, निरीक्षण ही नहीं करते। मुख्यमंत्री भी कभी कोई निरीक्षण नहीं करते, ना जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो कभी कोई किसी तरीके का निरीक्षण नहीं करते। आप रोजगार की बात कर लीजिए, रोजगार के मामले में ये लोग रोजगार के मामले में लगातार ये लोग झूठ बोलते रहे। इन लोगों ने कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे। पेपर्स में सिर्फ 12,000 लोगों को नौकरी दी। पंकज जी, ये तस्वीरें तो फर्स्ट इंडिया ने भी दिखाई है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एसएमएस का खुद आरोप नहीं लगा रहे हैं। भजनलाल जी विजिट कर चुके हैं, गजेंद्र सिंह जी कर चुके हैं। कितनी बार कर लिया आप बताइए? अगर विजिट करते हैं तो ऐसी घटनाएं थोड़ी बार-बार नजर आती है। कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही है, हम मिलते हैं बाहर, गला चढ़ा दिया जाता है। आप ये पंकज जी एक बात का जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, 10 महीने में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे 5 साल में तो आपने पता नहीं क्या ही तस्वीर राजस्थान की बना दी थी। सिर्फ 10 महीने में इतने आरोप, इतने सवाल, यानी कुछ बेहतर आपको नहीं नजर आता। मैं आपसे एक सवाल का जवाब मांगता हूं। अभी अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई कई जिलों में, ये किसान की बात कर रहे थे। किसान को इन्होंने क्या गिरदावरी करके मुआवजा दे दिया क्या? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप सिर्फ केवल आरोप पर प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। नड्डा जी आ रहे हैं, नड्डा जी पर्ची लेके आएंगे दिल्ली से, और पर्ची आके आप लोगों को सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ऑलरेडी मान चुके हैं कि वो 60 सीटों पर चुनाव हारने जा रहे हैं। खुद कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम 60 सीटों पर चुनाव हारने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था। श्वेता जी, ऑन रिकॉर्ड प्रभारी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड प्रभारी ने कहा है, प्रभारी कह रहे कि 7 सीटों हम हार रहे हैं। बिल्कुल कह रहे कि हमारी तो कोई उम्मीद ही नहीं जीतने की। और एक बात मैं आपको लास्ट कंप्लीट करना चाह रहा हूं। पहली बार इतिहास में श्वेता जी हुआ है कि विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है। और राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है, ये हम सबको पता है। श्वेता, हमारे कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता जो है विभिन्न चैनलों पे आते हैं, वो कुल मिला के 5 पॉइंट का भी याद करके आते हैं घर से, और उसी को रटन विद्या के हिसाब से बोलते जाते हैं। अब मैं आपके इनके एक एक बात का जवाब देता हूं। आपने शिक्षा के ऊपर बहुत सारी बातें करी। श्वेता, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। राजस्थान के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत से पहले 10वीं का स्कूल खोलने का काम हमने किया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 12 स्कूल खोलने का हमने काम किया। और जहां तक बात आप कह रहे हो अंग्रेजी माध्यम में बंद कर दी, तो देखिए ये विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम हमने खोली थी, जिसका नाम बदल के आप गांधी विद्यालय कर दिया, और फिर आप झूठ बोल रहे हैं चैनल के माध्यम से। गांधी अंग्रेजी स्कूल एक भी बंद नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं, एक भी बंद नहीं हुई है। आपने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल बनाया। एक अंग्रेजी मीडियम शिक्षक नहीं था, एक अंग्रेजी माध्यम शिक्षक का सिलेक्शन किए बिना आपने गांधी स्कूल खोल दी। आप मुझे बताइए कौन सा अंग्रेजी शिक्षा देना चाह रहे हैं? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भजनलाल सरकार ने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, उनको जनता तक मोबिलाइज करने में बीजेपी के कार्यकर्ता विफल रहे हैं। आप देखिए, 22,000 करोड़ का जलदाय विभाग में एक टेंडर पूलिंग हुआ था,
और वो टेंडर पुलिंग उस पर सुबोध अग्रवाल जी ने भी साइन कर दिए थे, महेश जोशी ने भी साइन कर दिए थे, वो रुक गया। और इस भजनलाल सरकार ने मार्च में आचार संहिता लगने से पहले उसको रिटेंडर की शर्तें चेंज की और उन टेंडरों में -2 और 15% पे रेट आई, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया और उसको बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बुना पाए। जो संविदा कर्मियों के लिए बड़ी बड़ी शांति धारीवाल के अंडर में कमेटी बनाई, रेगुलाइज करेंगे अशोक गहलोत 5 साल, वो नहीं कर पाए। लेकिन भजनलाल सरकार ने उनके 3 गुना सैलरी बढ़ा दी, उसको बीजेपी सरकार के एमएलए अपने ट्विटर हैंडल पर नहीं लगाते। जैसे वसुंधरा जी का खोप था ना कि अगर वसुंधरा जी कुछ भी करते थे तो सारे बीजेपी के एमएलए मंत्री उसको लगाते थे। वो एक सबसे बड़ी कमी ये खल रही है और उसी का खामियाजा है कि कांग्रेस को मौका मिल रहा है। जो इनके अच्छे काम है उसको जनता तक पहुंचाने में कहीं न कहीं पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। लापरवाही सबसे तक किस स्तर पर आपको नजर आती है? जो सिस्टम है, जो कभी कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक 27 लोगों की सूची भेजी है क्योंकि बीजेपी को चिंता है कि 25 साल से जो राजस्थान में सरकारें बदलती है उस प्रक्रिया को कैसे रोकी जाए। गुजरात, यूपी, एमपी सब में ठीक ठाक है, तो उसमें जो निकल कर आया है निचोड़ वो यही है कि कुछ लोगों की वजह से एक बेटर जो सरकार चल रही है उसका परसेप्शन नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, जो चीफ सेक्रेटरी ने प्रशासनिक तंत्र के मुखिया ने दिल्ली दी। तो कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट्स को भी सिस्टम को सुधारना होगा। जो भजनलाल जी ने आरएएस परिषद में एक बयान दिया कि मैं एक ऐसे आरएएस को जानता हूं जिसने जो गलत कमाई से 5 मकान कमाए बेटों ने निकाल दिया, तो वो कहीं न कहीं अपनी अध्यात्म का भी जन कल्याण में यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल जरूर रहेगा मिथिलेश जी। अब जबकि जेपी नड्डा आ रहे हैं, बैठक लेंगे जिसमें जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, सदस्य सभी की मौजूदगी रहेगी, क्या लगता है आपको इस दौरे के बाद क्या कुछ तस्वीर बदलेगी? देखिए, निश्चित रूप से एक बूस्टर डोज का काम करेंगे और जो एक कांग्रेस की तरफ से परसेप्शन चल रहा है कि रशियन तेरी याद में मंत्री पद को दांव पर लगा दिया, जो सोशल मीडिया पर ट्वीट हो रहा है, उन तमाम चीजों पर विराम लगेगा। और कहीं न कहीं जो मंत्रियों में आपस में है, सबसे बड़ा इशू है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा जी को मनाया जाएगा या उनका इस्तीफा रहेगा। क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो 2 सीटें आप मान के चलिए, दौसा और देवली उनियारा फंसेगी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और यूथ में किरोड़ीलाल मीणा का क्रेज है। ये एक कड़वी सच्चाई है, इसको बीजेपी माने ना माने, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार को लाने में उस व्यक्ति का योगदान है। ये एक कड़वी सच्चाई है। आप राज में आके उसको भूल जाएं वो एक अलग बात है। तो कहीं न कहीं किरोड़ीलाल मीणा को अगर मना लेते हैं तो देवली उनियारा, चलो झुंझुनू में तो 46,000 माइनॉरिटी के वोट हैं, लेकिन वहां चौबदार जो ओला फैमिली के खिलाफ है वो रायता बिगाड़ सकते हैं। और बाकी 3 सीटों पे इनका कांग्रेस का कोई लेना देना है नहीं, जो 84 है, सलूम्बर और खींवसर है। क्योंकि खींवसर में तो जब से बीकानेर वाला मामला हुआ है, राम सिंह कसवा को शहीद का दर्जा, चाकसू में तेजाजी का सर्किल और ब्यावर में तेजाजी का सर्किल, बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे, लेकिन अपने स्तर पर मजबूती ला पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिए भी और साथ ही साथ कांग्रेस जो दावे करे। क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जेपी नड्डा 5 तारीख को आ रहे हैं और मिशन मरुधरा पर हैं, बैठकें लगातार होंगी, कई अहम मुद्दे जिसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन इतना जरूर है, बूस्टर डोज यहाँ पर जरूर बीजेपी को मिलेगा और जोर शोर से लगेगी, क्योंकि जब दिग्गज आते हैं और उसमें भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, खुद बैठक ले, क्लास ले और यहाँ पर कुछ मंत्र देकर जाए कि आपको करना क्या है जीत को लेकर, तो सभी लगती है, पूरी टीम उसके पीछे लगती है। कांग्रेस के पास अपने अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर ही वो लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सत्ता संगठन की बात करें, बीजेपी की कार्यकर्ताओं की बात कर ले, हर कोई कितनी कोशिश करता है और क्या वाकई में 7 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी के पास है, खोने के लिए तो कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर मेहनत की जाए तो क्या मिल पाती है, नहीं, क्या कांग्रेस अपनी सीटें बचा पाती है या नहीं, दोनों तरफ से कोशिश जारी है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किसके साथ जनता जाती है और जेपी नड्डा के आने के बाद क्या वाकई में तस्वीर बीजेपी के लिए बदलेगी। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।